जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आज हमारे शो में हमारे बहुत मोतबर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे शो में आते हैं और न्यूली मदर्स के लिए खासतौर पर इतने अच्छे से समझाते हैं कि माएँ जो है वो दुआएं देती हैं सर को कि आपकी वजह से जो है हमें ये चीज़ें पता चल गई। तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नौरीन भी आज बहुत हसीन लगी। जी, हम लोग तो खवातीन हैं, अच्छा लगना तो सर हमारा आज काम। एक वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे। जी फरमाइए। कि जैसे आपने कहा क्वीन ऑफ द जी, फूड। मैं हमेशा सर ये कहती हूँ कि हमारी शेफ जो है वो क्वीन है हमारी शो सबसे की। इम्पोर्टेंट ये होता है कि एंकर्स का जी कि उनका जो अल्फाज के जो इस्तेमाल का तरीका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आपने सराहा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने आज हमारा दिन बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत अजीब सा टॉपिक कह लें या फिर एक बहुत अहम टॉपिक कह लें कि लोगों को अमूमन इस बारे में पता नहीं होता। NICU जो होता है, ICU से ज़्यादा ऊपर की जो एक चीज़ होती है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे रखा जाता है, लेकिन उसका अच्छा होना कितना ज़रूरी है। नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में ये सहूलत मौजूद है या नहीं, क्योंकि फुकदान है बहुत ज़्यादा। तो आप ये बताइए कि एक तो बच्चा जब पैदा होता है, हम स्टार्ट करते हैं वो जो आप बताते हैं ना 1000 डेज ऑफ लाइफ के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चा दुनिया में आ गया, अब वो पैदा हो चुका है, तो उसने या तो वो रोया नहीं या किसी और वजूहात की वजह से वो NICU में जाके चला गया बच्चा, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए NICU में अवेलेबल, और किस तरह के NICU होने चाहिए, क्योंकि इसका पूरा फुल फॉर्म भी हमें बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए। सर बिस्मिल्लाह करते हैं, आप माशाल्लाह बोलेंगे तो मुझे पता है कि आप फिर बोलेंगे। पहले तो थैंक यू वेरी मच मेट्रो TV न्यूज़ को कि सबसे इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो बहुत सारे चैनल्स नहीं उठाते हैं, मेट्रो चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करता है। और इस पर ख़ास बात यह है कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इंतहाई निगहदाश्त की जगह जो है छोटे बच्चों की न्यूनेट की, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं पैदाइश के। आजकल क्या अच्छा, एक बहुत अफसोसनाक बात बताऊं कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर हो या इंटेंसिव केयर यूनिट हो, ये आजकल हॉस्पिटल में ठेके पे चलते हैं। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठेका। ओके। इस पे कमीशंस पे बच्चे इधर उधर से मूव किए जाते हैं। और जो क्या कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ के जो लोग हैं वो उसको या तो प्रॉपर तरीके से विजुलाइज नहीं कर सकते, स्पेशली हेल्थ कमीशन जो है सिंध की, उसको या तो प्रॉपर विजुलाइज नहीं कर सकती कि इसके बैकअप में कौन डॉक्टर्स हैं, कौन ऐसा पीछे से बैकअप में इसको रन कर रहा है हॉस्पिटल को। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो उस पर ख़ास बात ये होती है कि जहाँ से कहीं से रेफ़र होते हैं या वो सेटिस्फाई नहीं होते, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या फिर हमारे इसी तरह चैनल्स में देख के लोगों को पता चलता है कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में तो पीछे बैकअप कंसल्टेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, उसके पीछे बैकअप किया है। लेकिन इंतहाई निगहदाश्त की जगह जो भी हो, उसमें मौत और जिंदगी ज़रूर होती है, बट इंटेंसिव केयर का मेन मकसद है फॉर अ गुड क्योर, गुड ट्रीटमेंट। अब प्रॉपर ट्रीटमेंट और क्योर कब होगी? जब इंसान के पास नॉलेज होगी, डिग्रीज होगी, क्वालिफिकेशन होगी, पीछे बैकअप ऑफ कंसल्टेंट होगा, प्लस साथ में जो स्टाफ होता है उसके पास प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड डिग्रीज होनी चाहिए, नॉट डिप्लोमास। आजकल तो हर स्टाफ के पास क्वालिफाइड डिग्रीज होती हैं। इसी तरह डॉक्टर्स के पास भी क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री होनी चाहिए कि वो रन कर सकता हो और एक एसोसिएशन के साथ अटैच्ड हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ से ये न्यूनेटल इंटेंसिव केयर होता है। जब आपके गायनी की आप डिलीवरी कराते हैं या आप जब उस हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, तो देखें माँ है तो वहीं बच्चा है, बच्चा है तो वहाँ उसकी सर्विसेज चाहिए। न्यूनेटल रिससिटेशन ये एक वर्ड है जिसपे बच्चा जब पैदा होता है उसमें गोल्डन मिनट होता है, 1 मिनट। वो मिनट ये होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब उसको 60 सेकेंड में आपको रिससिटेट करना है, उसको देखना है, विजुलाइज करना है कि आया कि वो NICU में एडमिट होगा या फिर माँ को दे दिया जाएगा। ठीक है। अब रिससिटेशन के लिए कैसा स्टाफ होना चाहिए? प्रॉपर, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी, जिसने न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे रिपीटेडली, जिसके पीछे बैकअप में होगा
वो न्यूनेटल रिसर्चिजेशन प्रोग्राम्स जो कंसल्टेंट है वो रिपीटेडली कर चुका है, नहीं कर चुका। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं न्यूनेटल ऑल ओवर सिंध पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से न्यूनेटल रिसर्चिजेशन प्रोग्राम का मास्टर ट्रेनर हूँ ऑल ओवर सिंध, क्वालिफाइड। बेसिकली क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो आप जब तक क्वालिफिकेशन वाले लोग को पास नहीं जाएंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि है क्या। जी बिल्कुल। तो आपको अच्छा, अब जब इंटेंसिव केयर की बात आती है तो आप जब गायनी के पास रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके पीछे बैकअप ऑफ न्यूनेटोलॉजिस्ट कौन है जी, पीडियाट्रिशियन कौन है, हमारे बच्चे को टेक केयर कौन करेगा, 3 दिन हमारा बच्चा रहेगा, पीछे बैकअप में न्यूनेटल बार बार बच्चे छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपने रूम से कई दफ़ा जाता है न्यूनेटल में, कई दफ़ा बच्चा ठंडा हो जाता है, कई दफ़ा बच्चा फीड नहीं कर रहा होता, कई दफ़ा बच्चा उल्टी कर देता है। तो उसके लिए बैकअप का डिपार्टमेंट न्यूनेटल इंटेंसिव केयर है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वहाँ पे जा रहा होता है। बिल्कुल। मैनेज कौन करेगा? वहाँ का या तो डॉक्टर, जो छोटे डॉक्टर्स होते हैं, जो आरएमओज होते हैं, या फिर जो प्रॉपर स्टाफ होता है। अब वही वाली बात आ गई कि वहां पे प्रॉपर स्टाफ है या नहीं जी। तो आपको ये इंटरव्यूट करना है गायनाकोलॉजिस्ट के साथ कि आपके पास ये वाला बैकअप है, क्यों माँ ने तो डिलीवरी कराई, गायनाकोलॉजिस्ट ने करा दी, अब बच्चे की बारी है जी। अब बच्चे के साथ सारी एसोसिएशन है। अब एक फर्ज करें कि एक बच्चा एडमिट, आपने एक बात की कि एडमिट क्यों होता है, एडमिट की बहुत सारी वजूहत है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, जहां पैदा हुआ वहां पे ग्रंटिंग के साथ पैदा हुआ, घरघराहट कर रहा है, निमोनिया तो नहीं है इसको, या इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर तो नहीं है, या बच्चा सुस्त तो नहीं पड़ गया, या बच्चे को निमोनिया कंजेनाइटल निमोनिया तो नहीं है, या बच्चे ने अपनी पॉटी तो नहीं पी ली है जी। अब बहुत सारी चीजें, या बच्चे ने अपने जो नाफ है, जो माँ के अंदर जो नाफ होती है पूरी, वो अंदर लिपेट तो नहीं ली है, ये भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। फिर बच्चा कई दफा ठंडा हो जाता है। हाँ। रूम में गया, रूम में कई दफा बहुत सारे लोग आ गए मिलने के लिए, बच्चा अचानक इन्फेक्शन पकड़ लिया किसी का, वो बच्चा भी एडमिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल। कई दफा बच्चा ठंडा हो जाता है। रूम में टेम्परेचर, माँ के पेट के अंदर का टेम्परेचर 36 डिग्री होता है। हम हर वक्त एडवाइस करते हैं कि माँ को हमेशा सीने पे रखना चाहिए, लेकिन गायनी की मदर का सबसे खास बात यह है कि वो अपने सीने पे नहीं रखती, वो नानी, दादी, पुप्पी, चाची, खाला, उनके पास रहता है बच्चा, माँ के पास नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। 3 दिन तो माँ के पास रहता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब वो फीड करने के लिए 5 मिनट देते हैं, फीड होता नहीं है तो क्या देते हैं फिर टॉप फीड। टॉप फीड के खुद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमने एक दफा टॉपिक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बच्चा, फर्ज करें एक बच्चा सडनली जो है रूम में गया और फिट्स पड़ना शुरू होगा जी, या बिल्कुल ठंडा हो गया, अब उसको इंटेंसिव केयर में लेके आए। अब इंटेंसिव केयर का बैकअप अच्छा होगा तो फौरन वो स्टाफ जो है, क्योंकि पहले तो आपको मिलेगा ही वहाँ पे स्टाफ, या फिर जो आरएमओज होंगे, कंसल्टेंट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। पेरेंट्स को, क्योंकि माँ तो जो है वो बेचारी पड़ी होती है लेबर रूम में, उसको तो पता ही नहीं होता। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सर मैं कंटिन्यू करूंगी, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। NICU जो होता है बच्चों का, जो इंटेंसिव केयर होती है, उससे ज़्यादा आगे की जो एक चीज़ होती है, बच्चों को बड़ा मसला होता है। वालिदैन को नहीं पता होता, औरत जो है भाई, हमारी बहनें जो है डिलीवरी करा के आराम से जो है वो हॉस्पिटल में होती हैं, बच्चों को कोई भी वजूहत की वजह से या तो वो रोते नहीं है या उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पैदाइशी पैदा होने के बाद फिट्स पड़ने लग जाते हैं, इसलिए उनको NICU में जो है वो एडमिट किया जाता है। लेकिन NICU किस तरह का होना चाहिए, वहां पर जो बैकअप प्लान्स हैं वो होते हैं या नहीं होते, बैकअप पे लोग होते या नहीं होते, ये हम डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से जान रहे हैं आज। जी सर फरमाइएगा, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि बैकअप का होना बहुत लाजमी है, और एक औरत को पता होना चाहिए कि मैं जब डिलीवरी के लिए जा रही हूँ तो बैकअप पे जो लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी जो पूरी केयर, मतलब जो होता है ना पूरा यूनिट है, वो किस तरह का है। यूजुअली सर मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ बताऊँ कि ख़वातीन को नहीं पता होता बैकअप क्या होता है क्या नहीं होता। वो नॉर्मल फीस पे करती हैं और उन्हें, आप जैसे आपने बोला कि पता होता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि नहीं पता होता, यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। ये हम बताने के लिए उनको और अवेयरनेस के लिए आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में
आप किसी भी चीज़ों को फाइंड करने के लिए गूगल इज़ द बेस्ट वे, उसके रिव्यूज़ इज़ द बेस्ट वे। रिव्यूज़ पे चला है, ठीक है, रिव्यूज़ पे हम नहीं भी जा सकते, क्यों रिव्यूज़ आजकल फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, लोगों को जेलसी में रिव्यूज़ भी ख़राब मिल रहे होते हैं। बट आप जब विजुलाइज खुद करते हैं, जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए हॉस्पिटल का स्टाफ। हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा है आप खुद विजिट करें। साथ में आप न्यूनेटल इंटेंसिव केयर गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर पूछें कि हमें उसको विजिट करना है, हमें देखना है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या बैकअप दे सकते हैं आप, कहाँ तक आपका बैकअप है, वेंटिलेटर तक का बैकअप है, स्टाफ आपका कैसा है, स्टाफ की क्वालिफिकेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूनेट जो भी इंटेंसिव केयर होगा वो एक्सपेंसिव होगा। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको फ्री में रख देता हूँ या कम खर्चे पे रख देता हूँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कोई आगे पीछे कोई ना कोई ब्लफ हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वहाँ का स्टाफ आम स्टाफ से महंगा होता है, वहाँ की सर्विसेज आम वार्ड से एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो खुद एक एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट बन जाता है, क्योंकि उसकी इक्विपमेंट्स, उसके स्टाफ, उसकी हाइजीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी ज़रूरी है। तो सर हमारी जो बहनें होती हैं, हमारी जो घर की ख़वातीन होती हैं, यूजुअली इतनी मासूम होती हैं कि एक तो उस वक्त में उनको कोई दिमाग उनका चल नहीं रहा होता। ये जो आपने चीज़ें बताई हैं बेसिक के, उन पर गौर करना लाजमी है कि एक औरत जो है अगर प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में जाती है तो वो पहले पूरे हॉस्पिटल का सर्वे करे और NICU को लाजमी देखे। गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप 9 महीने कंटिन्यूस जा रहे हो उसी हॉस्पिटल में। बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स होती हैं जो आखिरी दिनों में कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, बट आप 7-8 महीने तो उसी हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी एटमॉस्फेयर तो वहाँ का पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर है कैसा, पीछे से कैसे लोग हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो आपको खुद पता चल जाता है। प्लस साथ में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के कितनी अच्छी फ्रेंकनेस हुई हुई है, कैसे दोस्ती है। अब कई दफ़ा वो श्रूड गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जो हर चीज को बताने के लिए तैयार नहीं होती, तो उनके पास कतई जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए जो आपसे फ्रैंक हो, आपकी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर से बात कर सके। मैंने बार बार एक बात हमेशा हर एक को कहता हूँ, देखिए हॉस्पिटल है, मौत और जिंदगी उसके साथ लगी हुई है, बेशक। डोंट ब्लेम ऑन डॉक्टर्स, क्योंकि वो आपकी मसला अल्लाह ताला और आपके उसके साथ है। बट स्टिल आप जब डॉक्टर से बात करते हैं तो आपके पास खुद इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और दोबारा मैं थैंक्स टू मेट्रो न्यूज़ कहता हूँ कि जो बार बार इन छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है हम जब लेके चलते हैं तो खुद ब खुद आपको नॉलेज गेन कर रही होती है। तो आप जब गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे 3 चीज़ें 4 चीज़ें यही वाली जो मैंने आपको बताई हैं, जब चीज़ें ये बताना पूछना शुरू करेंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी होगा कि यार हमें खुद इम्प्रूव करना है। लोगों को पता चल रहा है कि क्या अवेयरनेस है बैकअप ऑफ सर्विस ऑफ नौमौलूद बच्चे की, जो बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे बच्चा NICU में आ गया, उसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं, लेकिन NICU में आने के बाद अगर उसको फिट्स पड़ जाए तो क्या करना चाहिए फिर डॉक्टर्स को या वहाँ पर जो स्टाफ है उनको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है फिट्स का। कई दफ़ा बच्चा फर्स्ट आवर्स में ही हमने बच्चा बिल्कुल ठीक था और बच्चा रूम में गया और सडनली बैकअप में वापस आ रहा है NICU में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में, कि फिट्स पड़ गया उसको। अब फिट्स पड़ने की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। कई दफ़ा गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है उसमें बच्चा एक तो बहुत बड़ा पैदा होता है, मैक्रोसोमिया, बच्चा बड़ा पैदा होता है, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज इसका वर्ड है, वो उस तरह पैदा होता है, 4 किलो 4.25 किलो 3.8 kg का बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे में कई दफ़ा फर्स्ट आवर्स में ही कई दफ़ा शुगर लेवल कम हो जाती है। कई दफ़ा उसका वही वाली बात, बैकअप में शुगर चेक नहीं की और रूम में भेज दिया जी। अब इस पेशेंट के साथ जिसको डायबिटीज़ थी माँ को, उसका बच्चा ज़रूर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पैदा होगा या कुछ आवर्स में उसको शुगर लेवल कम हो जाएगी। कुछ की शुगर लेवल्स कई दफ़ा 24 घंटे में ठीक हो जाती है इंटेंसिव केयर में एडमिशन होने के बाद, कुछ काफ़ी टाइम लगता है, कुछ 72 आवर्स, जब तक पैंक्रियास वापस अपनी जगह पर सेटल ना हो जाए। ये तो एक छोटा सा शुगर लेवल की बात है। कई दफ़ा हमने बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया 3 दिन 4 दिन बाद, सडनली बच्चा जो है दोबारा रिविजिट करता है क्लिनिक में या इमरजेंसी में आता है और वो फिट्स के साथ आ रहा है। अब उसकी छोटी छोटी वजूहात हैं। पहले तो देखना है शुगर लेवल कम तो नहीं हो गई, बच्चे ने सही प्रॉपर फीड किया है नहीं किया। अगर फीड नहीं किया होगा तो जॉन्डिस भी दिखेगा उसको, बिल्कुल पीलिया, बिल्कुल अजीब सा पीलाहट आ जाएगी डिहाइड्रेशन जॉन्डिस की वजह से। उसमें भी बहुत लो शुगर लेवल बिल्कुल लो हो जाती है।
फिर ऊपर बढ़े शुगर लेवल के साथ कई दफ़ा कैल्शियम कम हो जाता है, मैग्नीशियम कम हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, फास्फोरस कम हो जाता है। ये 4-5 चीजें हैं जो कम हो जाती हैं, जिसमें कहते हैं मेटाबॉलिक फिट्स हैं। तीसरी चौथी वजह ये होती है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें भी कई दफ़ा ये जेनेटिकल डिजीजेज हैं जिसमें खानदानी मसाइल पैदा होते हैं, खानदानी बीमारियां ब्रेन में या बॉडी में आती हैं, जिसकी वजह से भी फिट्स पड़ने के चांसेस होते हैं। अब आ जाए कई दफ़ा ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, अब उसको डायग्नोस करने के लिए कंटिन्यूस फिट्स पड़ रहे हैं, हमने एनआईसीयू में एडमिट किया, कई दफ़ा आपने सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड ब्रेन नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल आती गई, तब भी फिट्स पड़ रहे हैं। अब कई दफ़ा हमें जाना पड़ता है एमआरआई पे, ठीक है, एमआरआई पे भी जाके हमें ये देखना होता है कि हमें ये जो वेंट्रिकल्स हैं, जो ब्रेन की शराने जो हैं वो सही है कि नहीं है, वो प्रॉपर डेवलप्ड हैं कि नहीं है, उसमें कहीं पानी तो नहीं है। कई दफ़ा फोर्थ वेंट्रिकल भी डायग्नोस उसमें नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो भी एक वजह होता है थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में कि कई दफ़ा वो फिट सारी जिंदगी करा रहा होता है, उसको फिर मैनेज करना पड़ता है। ओके, अब ये तो होगा न्यूनेटल फिट्स। अब कई दफ़ा एक बच्चा आया हमारे पास 6 महीने का बच्चा, सडनली बच्चा बड़ा हो गया, सेट है, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ, बच्चा भी डेवलप कर रहा है, माइलस्टोन भी सही है। 6 महीने का बच्चा आया अचानक फिट्स के साथ, या 8 महीने का बच्चा आया, बुखार था 101 और फिट्स पड़ना शुरू हो गया, उसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे फेब्राइल फिट्स, बुखार की वजह से झटके पड़ना। अच्छा, अब उसमें कॉम्प्लेक्स है और सिंपल फिट्स है। सिंपल फेब्राइल फिट्स और कॉम्प्लेक्स 5 मिनट से अंदर और 5 मिनट से ऊपर 10 मिनट तक अगर जो भी फिट्स पड़ रहे हैं इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स, और एक है जो लेस देन 5 मिनट्स है उसको कहते हैं सिंपल फेब्राइल फिट्स। उसको हम नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आके तो भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले जो बच्चे होते हैं जिसका 10 मिनट से ऊपर फिट्स पड़ रहे होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो आगे जाके मिर्गी का शिकार होने के चांसेस होते हैं, इनको मिर्गी आगे हो जाती है और वो लाइफ लॉन्ग रहती है। अच्छा, इसके साथ जो कुछ फिट्स पड़ते हैं जिसमें होता है मेनिंजाइटिक फिट्स होता है। अच्छा, ये शुगर लेवल, कैल्शियम, ये सडनली कभी भी 2 साल के अंदर अंदर कभी भी कम हो जाएगा, कभी भी सोडियम भी कम हो जाएगा तो अचानक फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो गया, आजकल अब हीट एग्जॉशन हो रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, इस पर सोडियम कम होगा, शुगर लेवल कम हो जाएगी, अचानक बच्चा या बड़ा कोई भी होगा उसको वहीं बैठ जाएगा, धड़ हो जाएगा और उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह, तो कई दफ़ा उसको भी आपको डायग्नोस करना होता है कि इतनी हाई हीट पे आपको एक तो बाहर नहीं निकलना होता, और उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें जो है अपने ऊपर डालनी होती है। पानी लेके घूमे, पानी ज्यादा पिए, अब रमजान का महीना है तो पानी नहीं पी सकते तो आप हॉट टॉवल लेके घूमे, पानी बार बार छड़के अपने हाथों पे पाँव पे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ना हो। जी डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है, आपने जैसे फिट्स की बात की, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिमाग के ऊपर जो है वो बुखार चढ़ जाता है जिसकी वजह से फिट्स पड़ते हैं, तो वो बच्चे फिर उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि उनको अमूमन हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद ऐसा हो रहा होता है, तो कोई अल्लाह ना करे कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी होती है, क्या होता है वो? अब इसमें आपने एक सवाल में 2 सवाल किए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि दिमाग में जो बुखार चढ़ जाता है उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार। वो एक वायरल है और बैक्टीरियल है, मेनिंजाइटिस या फिर इनकेफेलाइटिस। एक वायरल है, इनकेफेलाइटिस वायरल है, मेनिंजाइटिस जो है वो गर्दन तोड़ बुखार है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर 2 साल का ऊपर का बच्चा है उसको हुआ है तो उसकी नेक रिजिडिटी हो जाएगी, पाँव जो है कर्निंग साइंस, पाँव ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे और बच्चा ऐसे हो जाएगा। ओके, एनकेफेलाइटिस में भी दिमाग में ही बुखार जाता है बट उसमें इरिटेबिलिटी ज्यादा होती है, बच्चा रोता बहुत है, इरिटेट बहुत होता है, फीवर तो हाई ग्रेड होता है बट बहुत इरिटेबल होता है। ठीक है, अच्छा, इन ये फिट्स की वजह से जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिट्स होते हैं, जो बहुत खतरनाक फिट्स जो होते हैं, उसमें ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जो सेरेब्रल पैल्सी हमने एक दफा बात की थी, सेरेब्रल पैल्सी इसी से ही बच्चे बनते हैं। अच्छा, अगर 6 महीने से लेके 1 दिन से लेके 2 साल के अंदर बच्चा कभी भी ऐसे फिट्स के साथ प्रेजेंट करे जिसने ब्रेन को डैमेज किया हो, वो आपके हमेशा जाके सेरेब्रल पैल्सी की तरफ जाएगा। कुछ फिट्स हैं, अब आपने दूसरा सवाल जो सी में किया वो है कि लाइफ लॉन्ग जो 15-15 दिन में या हफ्ते में या 3 दिन, उसको कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी। ठीक है, एक तो आपने कह दिया मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, एक मिर्गी है। एक मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट जो हैं, जो 10 मिनट से ऊपर है, वो भी मिर्गी की तरफ शिफ्ट होंगे, वो भी मिर्गी की तरफ जा रहे होते हैं। तो मिर्गी भी एक लाइफ लॉन्ग मसला है, या वो 2 साल तक अगर एक बच्चा डायग्नोस हुआ है मिर्गी के साथ, हमने उसके लिए कराना होता है सारे इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ईजी कराना होता है। ठीक है, जो ब्रेन की पट्टी लगा के ईजी होता है, वो बहुत लाजमी है। अच्छा, वो जब तक नहीं कराएंगे आपको नहीं पता चलेगा किस एरिया में किस तरह के स्पाइक क्या वेव्स आ रहे हैं, वो आपको उस पे डायग्नोसिस करनी होती है कि कौन सी एपिलेप्सी है इसको।
ठीक है। एपिलेप्सी के लिए इसको डायग्नोस करना जरूरी है। तो जब एपिलेप्सी के लिए डायग्नोस करेंगे तो खुद ब खुद आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। सेकेंडली, एपिलेप्सी के साथ जो है आपको आज ये देखना है कि एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट जब दे रहा होता है डॉक्टर, तो आपको ये देखना है कि आपको ये पूछना है कि कितने अरसे तक वो आपको ट्रीटमेंट चलानी है। अच्छा। अब उसमें भी कई दफा कुछ झटके तो हैं अनकंट्रोल होते हैं जो नहीं, कितने दफा 3-3 दवाइयों पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, कई दफा एक मेडिसिन पे भी कंट्रोल हो जाता है, कई दफा 2 मेडिसिन पे भी कंट्रोल हो जाता है, और 2 साल तक अगर फिट फ्री है तो आप विदाउट मेडिसिन इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। ये एक एपिलेप्सी की बात है। ओके। एक एपिलेप्सी की भी अलग अलग वजूहात हैं। अगर फर्ज करें एक बच्चा आपके पास 2 साल का एक बच्चा आया, सडनली जो है आंख ब्लिंक कर रहा है, या होठों को ऐसे कर रहा है, या उंगलियों में ऐसे आना शुरू हो जाए, या बटन को ऐसे ऐसे कर रहा है, या आगे पीछे भागना शुरू हो जाए, या कई दफ़ा एब्सेंट सीजर होता है, लड़कियों को ज़्यादातर होता हो कि एक पेन रखा, इसने टेबल पर रखा और शांत हो गई, और सडनली जो है वो अपनी पेन गिरा दी, वो एब्सेंट सीजर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी सीजर्स जो है, सीजर्स मतलब झटके, एपिलेप्सी के बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके। अब इसमें जनरलाइज टोनिक क्लॉनिक है, जनरलाइज टोनिक है, जनरलाइज क्लॉनिक फीवर फिट्स हैं। कुछ दफा सिर्फ बॉडी के अंदर होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आपको ये डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट है, कौन सी मेडिसिन उस पर चलानी है। ठीक है। तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट बताएगा, या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बताएगा, या जो बहुत अच्छा पीडियाट्रिशियन होगा जिसको इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होगा, वो आपको ये चीज़ों का हल बता सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि 2 साल से बड़ी है वो बच्ची, जो मैंने सुना था मेरे किसी जानने वाली की है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हर 10 से 15 दिन बाद उनकी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और वो नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको जाके वो एडमिट होती है बच्ची, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, लेकिन ये रिपीट हो रही है चीज़। तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, ताकि मैं उनको ये बता दूं कि आप ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ईईजी देखना जरूरी है, उसमें एमआरआई देखना जरूरी है, साथ साथ में आपके लैब्स बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटाशियम, PO4, मैग्नीशियम, ये 5-6 चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं देखेंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। कई दफा एंटी फिट मेडिसिन से विटामिन डी कम हो जाता है, कुछ चीजें और कम हो जाती हैं, वो भी साथ साथ चलानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से अगर विटामिन डी कम हो गया सडनली, तो उसकी वजह से अगर कैल्शियम कम हो गया, और कैल्शियम कम होने की वजह से आपके फिट्स पड़ना शुरू हो गए उस एपिलेप्सी के साथ साथ, तो आपको साथ साथ उसको भी डायग्नोस करना है। बिल्कुल। तो एपिलेप्सी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। एपिलेप्सी को आपको रूल आउट करना और डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि कौन सी एपिलेप्सी है, किस तरह इसको मैनेज करना है। कई दफ़ा कुछ डॉक्टर हजरात को मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स भी कई दफ़ा वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या उन पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जाते जिनको ये नॉलेज होती है, आप वो चले जाते हैं जनरल फिजिशियंस के पास। जनरल फिजिशियन जो है अपनी मर्जी से दवाएं दे रहे होते हैं, वो अनकंट्रोल रहते हैं फिर, तो उसको पता नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन किस एज में किस डोज से पिलानी है। बिल्कुल। बेसिकली होता क्या है कि आपने कोई डोज प्रॉपर आपने मेडिसिन दी और आपने डोज प्रॉपर नहीं लिखा, बिल्कुल, प्रॉपर डोज नहीं लिखा या प्रॉपर डोज लिया नहीं पेरेंट्स ने, तो भी फिट्स पड़ेंगे, अनकंट्रोल होंगे, क्योंकि डोज प्रॉपर लेना जरूरी है। फर्ज करें एक बच्चा 6 महीने पहले इसने दवाई ली, इसके बाद 6 महीने बाद वेट बढ़ गया, अब वेट के हिसाब से डोज भी बढ़ाना है, हाँ। और 6 महीने बाद दोबारा EEG भी करानी है कि बेहतर हुई नहीं हुई, हाँ। क्या हुआ, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। 2 साल तक अगर फिट्स नहीं पड़ते हैं तो आपको मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता बंद करनी है। ठीक है। 2 साल से तक भी फिट पड़ रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि अगर आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही। तो मैंने आपको बताया हर एपिलेप्सी की अलग मेडिसिन है। तो सर ये जो बेसिक वजह है बच्चों को झटके पड़ते हैं, फिट्स पड़ने की वजह क्या हो सकती है? जैसे कि आपने बताया विटामिन डी लेवल कम होने की वजह से भी फिट्स पड़ते हैं। विटामिन डी की वजह से नहीं पड़ती है। फिर किस वजह से? विटामिन डी क्या होती है? की वजह से पीछे बैकएंड में आपको कहा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, शुगर लेवल, ठीक है, और PO4, फॉस्फोरस जो अगर ये चीजें अगर कम होती हैं तब होती हैं। यहाँ पर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो, जिसमें कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से आगे पीछे हो रहा हो, या कोई और मसाइल जेनेटिकली मसले हों, उसकी वजह से फिट्स पड़ते हैं। वो एक अलग मसला है एपिलेप्सी के अलावा। जी, तो ये कितने हद तक जो है नुकसानदेह हो सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो बहुत इजी लेते हैं और घरों में जैसे कि बात कर रहे होते हैं कि यार इसके तो दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, कोई बात नहीं, हम फला डॉक्टर के यहाँ गए थे, ये हो गया वो गया। क्या ये कभी कभार खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक जानी नुकसान भी हो सकता है? जानी नुकसान तो होने के चांसेस कम है, बट
ब्रेन डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा सर इससे बड़ी क्या नुकसान होगा बताएं, इससे बड़ा क्या नुकसान? इसमें सेरेब्रल पैल्सी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल तक अगर किसी बच्चे को इस तरह के फिट्स पड़े जो ब्रेन को डैमेज करेंगे तो वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट डैमेज ऑफ मोटर सिस्टम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे पहले ही जो है आपको चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे और प्री फिट्स आपको चीज़ें मैनेज कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाएंगे तो आपका बच्चा जो है उस सेरेब्रल पैल्सी तक ना पहुंचेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमने अमूमन ये देखा है कि बच्चे जो है स्कूल्स में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चों तो उनमें एक बच्चा जो है वो नॉर्मली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या कैल्शियम की कमी होना या बच्चे के अंदर विटामिन B2 का हमने आज जिक्र किया था आई थिंक प्रीवियस प्रोग्राम में, उसकी कमी की वजह से बच्चा जो है वो ग्रोथ में भी नहीं बढ़ पाता? और क्या क्या चीजें जो बच्चों को अपनी माओ को अपने बच्चों को खिलानी चाहिए डेली बेसिस पे जिनसे उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी निभा सके? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी फिट्स के अलावा है, बट स्टिल फिट्स को भी थोड़ा सा एसोसिएटेड आप कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा जो बचपन में डीऑक्सीजनेशन की वजह से थोड़ा सा कोई डैमेज हुआ है लर्निंग प्रोसेस में, एक हर ब्रेन में हमारे हर इसमें एक कार्ड लगा हुआ है, हर सिस्टम का एक कार्ड है, उस कार्ड में से एक लर्निंग का कार्ड जो है वो डैमेज कर दिया या थोड़ा सा वीक कर दिया तो बच्चा आगे जाके थोड़ा सा वीक मिलेगा हमें। तो उसको वीक को ठीक करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आपको न्यूरॉन अब देखना होता है कि कौन वीक है तो कितना दर्जे का वीक है। बिल्कुल डम्बू हो गया है या बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं या ब्रेन वाइज सुनने वाइज सही है तो और एक्सप्रेशन में सही है, थोड़ा सा लर्निंग में भूल जाता है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप चीजें दें तो जिसपे न्यूरॉन्स की ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है, अगर न्यूरॉन्स को ऑक्सीजनेशन, ऐसी कुछ मेडिसिन मिलती हैं जो न्यूरॉन्स को ऑक्सीजनेशन देती हैं, उससे जो है आपका ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ती है, रिमेम्बरेंस बढ़ती है, लर्निंग का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें हम क्लिनिक्स में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, ऑन ईयर बहुत सारी चीजें आप नहीं डिस्कस कर सकते और इतना टाइम भी नहीं होता। सेकेंडली आपको ऑफ कोर्स आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन और आपकी बॉडी को फुल जो है कवर दे रही होती हैं। बिल्कुल, तो आपकी पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक आपके बने हुए हैं विटामिन से, जिसको कहते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर वो कम होते हैं आपकी खुद ब खुद चीजें जो है आगे पीछे हो जाती हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारी बहनों को समझाया और हमें भी अवेयरनेस फराहम की। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम पता नहीं कहाँ चला गया। जब डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब आते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हमें समझने में ही मैं तो खो जाती हूँ। तो नाज़रीन, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।